वेलकम टू माय चैनल। एक नए विषय और नए अध्याय के साथ हम उपस्थित हुए हैं और आज का टॉपिक है आपका विभिन्न प्रकार के पदार्थ। इसी पर हम बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं और या लेट से जुड़े हुए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि अतीत से वर्तमान जो है पूरा चैप्टर अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 12 तक बता दिए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन और टॉपिक वाइज बता चुके हैं। इसीलिए आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और देखिए। कहता आज का है टॉपिक है विज्ञान से है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। कहता है आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा, ठीक ना। और सब यहाँ यह वस्तु हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से आती है, ठीक ना। पदार्थ के बारे में हम लोग जो है ना बात करेंगे। आज जो है आज का टॉपिक है, मुख्य रूप से टॉपिक है पदार्थ, ठीक ना। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, ठीक ना। आपसे पूछ रहा है कि ये जो गिलास है किस पदार्थ की बनी हुई है, क्या सब इसमें है, पुस्तक में क्या सब होता है, कहाँ से कागज़ आती है, कुर्सी में क्या क्या लगता है। कुर्सी का जो निर्माण होता है, सबसे पहले तो हम लोग लकड़ी लाते हैं, उसको चीरने फाड़ने के बाद जो है लकड़ी को क्या करता है, जो बढ़ई के पास भेजते हैं और बढ़ई जो है उसको बढ़िया से बना करके जो है ना कांटी वटी ठोक के कुर्सी का रूप दिया जाता है। तो किन किन पदार्थ का उपयोग होता है आप इसमें लिख सकते हैं। कहता है कि आप सभी वस्तुओं के पदार्थ लिख पाएंगे। आप अपने शिक्षक और मित्र अभिभावक पर विचार विमर्श करिए, यानी कि चर्चा करने के लिए आपको बोला गया है। कर सकते हैं आपस में चर्चा, ठीक है। यहाँ क्रियाकलाप 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रियाकलाप 2 है। धातु से बनी वस्तु का नाम बताइए। सोना, चांदी, तांबा से बना बाल्टी, पंखा, साइकिल, कार, मोटर, गाड़ी, बंगला, जो भी चीज़ है आप उसमें लिख सकते हैं। प्लास्टिक, ठीक है। अभी के दौर में तो अधिकतर चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है। अब देखिए पहले जो हम लोग इस्तेमाल करते थे दवाई दवाई का जो बोतल होता था वो कांच की होती थी, लेकिन अब जो है दवाई का बोतल देखिएगा प्लास्टिक का होता है। कांच का जो होता था तो वो गिरने पर जो है फूट जाता था, भांग जाता था, लेकिन ये जो प्लास्टिक गिरने पर भी नहीं भांगता है, नहीं फूटता है। अब चलिए कुछ पदार्थ की जो है गुण के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना गुण के बारे में, मान लीजिए कुछ पदार्थ को हम दबाने पर क्या होगा, दब जाएगा, ठीक है ना। आसानी से दबता है। यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ जो आसानी से दबता है और कुछ पदार्थ जो है खुरचता है, और इसमें जो है ना दोनों के गुण विद्यमान है, जिसमें दोनों गुण विद्यमान है। इसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। कहता है कुछ पदार्थ जो है इसमें लिखिए जिसको खरोचा जा सकता है। खरोचा मतलब समझते हैं, खरोच सकते हैं उसको, नोच सकते हैं, और जिसको हम दबाया जा सकता। कहता है यहाँ पर देखिए वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे जा सकते हैं कोमल पदार्थ कहलाते हैं, और जिन पदार्थ को दबाना कठिन होता है उसको मतलब जो क्या कहते हैं, कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए रुई, रुई को दबा सकते हैं, स्पंज को भी दबा सकते हैं, लेकिन लकड़ी या लोहा को हम नहीं दबा सकते हैं। लकड़ी जो है कठोर है या कोमल है, तो आपको लगाना कौन सी है, कठोर है। लकड़ी क्या है, कठोर है, याद रखिएगा। कोमल क्या है, रुई है, स्पंज है। रसगुल्ला खाए होंगे आप लोग, देखिए कैसे मुंह में लेते हैं तो कैसे एकदम मुलायम रहता है। कुछ पदार्थ को इसी श्रेणी में रखा गया है जो दबा सकते हैं, जिसको रबर को दबा सकते हैं, कोमल पदार्थ हुआ, ठीक ना। लेकिन साबुन को दबाएंगे तो नहीं दबेगा। जो पदार्थ आसानी से दब जाता है तो उसको कोमल पदार्थ कहते हैं, जो दबाने पर नहीं दबता वो कठिन पदार्थ हुआ, कठोर पदार्थ हुआ। जैसे लकड़ी, लोहा, ठीक ना, ये सभी चीज़ें क्या है, कठोर है, नहीं दबेगा ये। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 3 दिया गया है कि विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे, तार, एल्युमिनियम के पन्नी का चौका छोटे छोटे टुकड़ा एकत्रित करिए, और इनमें कौन चमकीला है कौन नहीं है इसको अलग कीजिए। पृथक मतलब होता है अलग करना। पृथक मतलब क्या होता है, अलग करना होता है। कहता है इसमें से कोई चमक खो देखते हैं, ठीक है ना। चमक देखते हैं पदार्थों की सतह से, रेगमाल की रगड़ से, या देख सकते हैं कुछ को जो है ना हम लोग क्या करते हैं, जब उस पर जंग लग जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि ठेठी भाषा में बिज्जी लग गया कहते हैं ना, तो उसको मंजना से रगड़ते हैं या रेक मार से रगड़ देते हैं तो वो चमक जाता है, ठीक है ना।
यहाँ पर देखा था कि पदार्थ जिन पर किसी प्रकार की चमक होती है धातु कहलाते हैं। देखिए धातु में गुण होता है, वो चमकदार होते हैं। उस पर हथौड़ा मारिएगा तो वो चूर चूर नहीं होगा और उसका लंबा तार खींचकर बनाया जा सकता है, चदरा बनाया जा सकता है और उसमें चमक होती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण है। लोहा जो है, तांबा जो है, एल्युमिनियम धातुओं के उदाहरण है, लेकिन सबसे चमकदार अगर इसमें कहा जाए तो ये सोना होगा चमकदार। कुछ धातु में बहुधा अपनी चमक खो देते हैं, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कुछ समय के बाद अपना चमक खो देते हैं। ऐसे उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया का कारण होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आपकी माँ जो है ना लोहिया खरीद के लाया है, ठीक है। तो लोहिया को अगर हम नमी के जगह पे छोड़ देंगे, नमी मतलब जहाँ हवा और पानी दोनों संपर्क में छोड़ देंगे, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा और धीरे धीरे वो जो है क्या होगा, जंग लगते लगते खराब हो जाएगा। आपके घर में अगर साइकिल भी होगा तो देखे होंगे, साइकिल को खरीद के ला के रख दीजिए, नहीं हो चलाइएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, जंग लगेगा और वह साइकिल खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें केवल ताजे कटे या रगड़ कर साफ की सतहों पर ही चमक दिखाई पड़ती है। अब देखिए क्रियाकलाप 4 दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं क्रियाकलाप 4 है। कांच के 4 गिलास, चम्मच, शक्कर, रेत, नमक और चौक चूर्ण। यहाँ पर देखिए अब गिलास है, 4 गो है गिलास, सब में अलग अलग, इसमें नमक है, रेत है, शक्कर है, ठीक है। इसमें देखिए यही चीज़ करके बताया गया कि इसमें जो है ना सबको अलग, जैसे रेत है, रेत क्या होगा, नहीं घुलेगा, लेकिन नमक क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है ना। शक्कर भी आपका क्या होगा, घुल जाएगा, लेकिन रेत नहीं घुलेगा, नहीं घुलता है। कुछ पदार्थ घुलनशील होते हैं, कुछ पदार्थ अघुलनशील होते हैं, यही प्रयोग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं शक्कर क्या है, घुलता है, यहाँ लिखिए घुलता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। शक्कर जो है वो घुलता है, घुलता लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप शक्कर को घुलनशील, शक्कर घुलनशील होगा, रेत अघुलनशील होगा, नमक घुलनशील होगा, ठीक है ना। चौक खल्ली ये भी गल जाएगा, ये घुलनशील ही की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। कहता है कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए अर्थात घुल गए। हम यह कह सकते हैं कि यह पदार्थ जल में विलय है, घुलनशील है। जो पदार्थ जल में घुल जाता है उसको घुलनशील कहते हैं। जल में कई पदार्थ घुलाने की क्षमता होती है। जल में जो है कई पदार्थ को घुलाने की क्षमता होती है और जल के इस स्थिति को घोलक या विलायक कहते हैं, जो घुला सकता है। जल जो है घुला सकता है। क्या जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ घोलक हो सकता है? आपके हाथ में कालिख, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे आप किससे साफ करते हैं? शिक्षकों से चर्चा करें। तो हम आपको बता देते हैं, हम तारपीन तेल से भी साफ कर लेते हैं। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होता है आपका केरोसिन तेल। केरोसिन तेल से बहुत ज़्यादा बढ़िया से साफ हो जाता है। ये पेंट करने में थिनर जो लाते हैं उससे भी हो जाता है। देखिए आपके हाथ में तेल या पेंट या अलकतरा लग जाता है, अलकतरा समझते हैं ना, पेंट जो अलकतरा लग जाएगा तो वो क्या होगा, पानी से नहीं छूटेगा। तो आप इसे केरोसिन या मिट्टी का तेल से साफ करते हैं। केरोसिन तेल आपके हाथ में लगे अलकतरा को क्या करता है, हटा देता है, ठीक ना, हटा देता है, याद रखिएगा। कहता बहुत से पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कितना घुला, कहता कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं पर गर्म पानी में ज़्यादा घुलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठंडा पानी में कम घुलता है लेकिन गर्म पानी में बहुत ज़्यादा घुल जाता है। तो आप सोच करके बताइएगा, ऐसे पदार्थ का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कौन सा पदार्थ घुलता है ज़्यादा, कौन कम। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जो भी आपकी इच्छा आता है, जो भी प्रश्न भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। जो भी आपके मन में आता है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा, आपको जो है ना, जब आप वीडियो देखते हैं पढ़ाई के साथ साथ आपको याद रहेगा अगर आप पूरा देखते हैं तो। अब चलिए क्रियाकलाप 5 है। यहाँ भी बोल रहा है कि आधी कटोरी पानी लीजिए। कटोरा समझते हैं ना, हम लोग कहते हैं टिफिन, कटोरा, बाल्टी। उसमें आधा चम्मच चीनी डालिए, चम्मच से मिलाइए। घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर डालिए और मिलाइए। क्या चीनी घुली? ऐसा तब तक करें जब तक कि चीनी पानी में घुलता रहे। नहीं घुलने पर पानी गर्म कीजिए तथा अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि पेंदी में पड़ी चीनी घुल जाती है।
अन्य घुलनशील पदार्थों के भी साझा के साथ यह प्रक्रिया कीजिए और तालिका में अंकित कीजिए। बोल रहा है तालिका में लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं पदार्थ का नाम, ठंडा जल में कौन घुला और गर्म करने पर कौन घुला, इसी तरह से ठीक ना लिखते जाइएगा। इसमें कहता है पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है, इस पदार्थ की घुलनशीलता या विलेयता कहते हैं। और इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। जितना पूर्ण रूप से घुला दे उसको संतृप्त घोल कहते हैं, यानी कि उसमें रहना नहीं चाहिए। गर्म करने पर किसी घोल पदार्थ के घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम गर्म करते हैं तो घुलने की क्षमता क्या होता है, बढ़ जाता है। कुछ गैसें भी जल में घुलनशील होती है, परंतु गर्म करने पर ठीक ना कुछ जो है गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता क्या होता है, घट जाता है। अगर हम गैस को लेते हैं तो वो घुल जाता है, लेकिन गर्म करेंगे उसको तो जो है ना उसकी घुलनशीलता जो पावर होती है, कैपेसिटी, वो घट जाती है। अब प्रश्न उठता है कि गर्म करने पर क्या होता है। किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो आप क्या करेंगे, घोल को गर्म करके देखिए। नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक डालिए, क्या यह घुला? पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए, क्या हुआ? ठीक है, इस तरह से आप बोल रहे हैं गर्म करने पर क्या होता है, उसका घुलनशील क्षमता जो है ना देखते जाइए, बढ़ाते जाइए, घटता है कि बढ़ता है, और उसको लिखिए। अब चलिए क्रियाकलाप 6 देखते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने को एकत्रित कीजिए, मतलब कह रहा है जमा कीजिए। या तो आपसे के पास सिरका का घोल होना चाहिए, या तो आपके पास नींबू का रस होना चाहिए, या तो आपके पास सरसों का तेल होना चाहिए, या तो नारियल का तेल होना चाहिए। बोल रहा है ये सभी चीज़ है। कहता कांच का एक गिलास लीजिए, शीशा का, इसके आधे भाग को जल से भरिए। अब इसमें कुछ चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए, भली भांति हिलाइए, 5 मिनट तक, 7 मिनट तक हिलाते रहिए और छोड़ दीजिए। अवलोकन कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो उन सभी की एक प्रयोग के दोहराइए। बोल रहा है फिर से कीजिए, दोहराते रहिए। हम यह देखते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं, कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परात, जैसे मान लीजिए जल के ऊपर हम लोग तेल ढाल देंगे, नहीं होगा, नहीं घुलेगा। मिट्टियों का तेल ढालेंगे तो नहीं घुले, अलग हो जाता है। अब यहाँ दिया है कुछ सामान्य द्रव एवं घुलनशीलता। कहता है सिरका भली भांति मिश्रित होता है, ठीक ना, यहाँ पर दिया हुआ है। नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन का तेल, क्या होगा इस द्रव में, सबका अलग अलग अपना जो है ना मिश्रित, कोनो में होगा, कोनो में मिश्रित नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ दिया गया। जैसे मान लीजिए पानी में अगर सरसों का तेल देंगे तो क्या होगा, मिश्रित नहीं होता, नहीं मिलता, ठीक है ना, मिश्रित नहीं होगा। केरोसिन भी मिश्रित नहीं होगा। कुछ गैसें जल में घुलनशील हैं जबकि अन्य नहीं हैं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में वो घुलनशील होता है, यानी कि कुछ जो है जल में कुछ गैसें जो है थोड़ी मात्रा में घुलता है। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है, और जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं पादप के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मछली घुलित ऑक्सीजन को लेता है, याद रखिएगा, जल में ऑक्सीजन है। आप लोग जानते हैं, बोलते हैं ना मछली जल की रानी है। कैसे रानी है, पानी में है और उसको जो ऑक्सीजन मिलता है घुलनशील ऑक्सीजन, नहीं तो वो चटपटा के मर जाएंगे। याद रखिए गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटती है। अब हम लोग बात करेंगे पारदर्शिता का। हम लोग बात करेंगे पारदर्शिता, किसकी बात करेंगे, पारदर्शिता। कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली, गत्ता, कागज इत्यादि सामग्री एकत्रित कीजिए और एक एक कर जलते बल्ब से देखने का प्रयास कीजिए। हम आपको यहाँ बता देते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है पारदर्शी कहते हैं। आप लोग उदाहरण बोलिए पारदर्शी पदार्थ का, कौन कौन है पारदर्शी, जिसको आर पार देख सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे शीशा में हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ है। कांच का टुकड़ा वही हुआ, शीशा उसे कहते हैं, ठीक है ना। कहता है कुछ पदार्थों में वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, यह पदार्थ अपारदर्शी कहलाता है।
कुछ अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण दीजिए। कुछ अपारदर्शी में उदाहरण दीजिए, जैसे लोहा के आर पार नहीं देख सकते हैं, लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक ना। कुछ वस्तुएं पदार्थों में देखने पर अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती, उसको पारभासी, जैसे तेल लगा हुआ कागज, ठीक ना। ठीक है ना, तेल लगा हुआ कागज में देखिएगा तो अस्पष्ट धुंधला दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उत्प्लावकता की। कुछ पदार्थ जल को मिश्रित नहीं हो पाते, वे जल की सतह पर आकर तैरने लगते हैं और अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल पर तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शायद शहद की बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल गर्म गिराते हैं, इसका क्या होता है? कभी विचार कीजिए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल के ऊपर तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं। तो इसमें याद रखना है, जिसका घनत्व जो है ना जल के घनत्व से अधिक होता है वो डूब जाता है, और जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वह तैरने लगता है। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया है जल में डूबती या तैरती वस्तु। चाबी देखिए, कांटी देखिए, ये सब डूब रहा है, बाकी ऊपर जो लकड़ी सब, सूखी लकड़ी सब। तथा जल में तैरने तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के पांच पांच उदाहरण दीजिए। अन्य द्रव जो तेल में ही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं, उसके परीक्षण कीजिए। बोल रहा है कुछ ऐसे पदार्थ पांच पांच गो का उदाहरण दीजिए जो जल में तैरते हैं या डूबते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 8 है। कुछ वस्तुओं को एकत्र करें और किसी बर्तन के आगे आधे भाग को जल भरें। प्रत्येक वस्तु को बारी बारी से पानी डालें। बोल रहा प्रत्येक वस्तु में जो ना बारी बारी से पानी डालते जाइए। पानी पर तैरने और पानी पर डूबने वाले वस्तु का समूह बनाइए। हम आपको बताएं ना, सूखी लकड़ी तैरेगा, संठी तैरेगा, मनिजरा का टुकड़ा तैरेगा लेकिन डूब जाएगा। कील कांटी जिसको कहते हैं डूब जाएगा। चाबी आपका डूब जाएगा। ताला डूब जाएगा। ये सब डूब जाएगा। बना सकते हैं आप। पानी में तैरने वाली वस्तुएं हल्की तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती है। जो हल्का वस्तु है वो हेलेगा, यानी कि ठेठी भाषा में हेलै छे, डूबले ना। और जो पानी में डूबने वाली है वो वस्तु भारी होगा। बनी वस्तु पानी में डूब जाती है, ठीक ना। एक छोटा पिन भी डूब जाता है, परंतु लोहे का बना जहाज विशिष्ट आकृति के कारण नहीं डूबता है। उसका आकृति अलग होता है, इसलिए नहीं डूबता। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों भिन्न आकार, आकृति व गुण होते हैं तथा जल में अन्य कोई मिश्रित होता है, कोई भिन्न होता है, अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी होता है। जिसको आर पार देख लेंगे पारदर्शी, नहीं देख पाएंगे और पारदर्शी है। थोड़ा थोड़ा झलफल झलफल जैसे ओते नहीं दिखाई दे छो, तनी मनी झलफल देखे छो, स्पष्ट नहीं छे, तो उसको पारभासी कहेंगे, ठीक है। ये पदार्थों का गुण है। उनके गुणों, समानता और भिन्नताओं के आधार पर बांटा जा सकता है। उन्हें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में पदार्थों का वर्गीकरण जरूरी है। घर में हम अपनी भंडारण हेतु, जैसे घर में भी हम लोग क्या करते हैं, साबुन को अलग जगह पे रखते हैं, सरफ को अलग जगह पे, किताब को अलग जगह पे रखते हैं, ताकि जब पढ़ने जाएं तो मेरा सब कुछ मिल जाए समय पर। जो मसाला वाला चीज़ है उसको अलग रखते हैं, आटा को अलग रखते हैं। इस प्रकार जो है ना, पंसारी प्राय सभी ये बिस्कुटों को अपनी दुकान के कोने में रखता है। सभी साबुन, प्रसाधन सामग्री स्थान, जबकि अनाज, दाल, भंडारा अन्य जगह पर रखता है। जब देखिएगा दुकानदार सब चीज़ को अलग अलग जगह पे रखता है उसको, ताकि खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक ना। अगर वह अलग अलग नहीं रखेगा तो क्या होगा, खोजने में उसको दिक्कत होगा और ग्राहक घूम के चला जाएगा। इसीलिए करके वो अलग अलग जगह पे रखता है। कहता इस प्रकार के समूह में लाभप्रद होने के दूसरा कारण भी है। पदार्थों के इस समूह के बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन्हीं गुणों के प्रतिरूपण पैटर्न का कारण सुविधाजनक होता है। इसी कारण से हमको सामान सही से मिल जाए, उचित समय मिल जाए, कम समय में मिल जाए, इसी कारण से क्या करते हैं हम लोग, उसको अलग अलग जगह पे रखते हैं ताकि जल्दी मिले, ठीक है। इस विषय पे अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में, यानी कि अगली कक्षाओं में हम करेंगे। इसमें जो पढ़े आप उस चीज़ों को, नया शब्द है देखिए, कठोर को अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ड। हार्ड माने कठोर होता है। अपारदर्शी ओपेक बोलते हैं। अघुलनशील अविलय इनसोल्यूबल बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, इनसोल्यूबल बोलते हैं। खुरदरा, खुरदरा को रफ बोलते हैं, जैसे देखते हैं रफ भाषा है, खराब भाषा है ना। चमक साइन भी बोलते हैं, लिस्टर भी बोलते हैं। घुलनशील को जो है सोल्यूबल,
यह सॉल्यूशन में हल होता है, सॉल्यूबल हो गया। पदार्थ में सब्सटेंस बोलते हैं, मैटर भी बोलते हैं। पदार्थ को सब्सटेंस या मैटर भी बोलते हैं, याद रखिए, सब्सटेंस या मैटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज़ें आपको काम देगा साइंस में। पारभासी को ट्रांसल्यूकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूकेंट। धातु को मेटल बोलते हैं और अधातु को नॉन मेटल बोलते हैं। उसके बारे में तो नहीं दिया गया इस चैप्टर में। धातु में चमक होती है, धातु चमकदार होता है। धातु को गला करके तार बनाया जा सकता है, ठीक ना, याद रखिएगा ये सभी। धातु कठोर होती है और धातु को अगर हम हथौड़ा से पीटेंगे तो वो चूर चूर नहीं होता है, ठीक ना। पारदर्शी का होता है ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी तरीका से अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, कहता है ना, पारदर्शी तरीका से होना चाहिए, कोई तरह का ओल झोल नहीं होना चाहिए, पारदर्शी तरीका से होना चाहिए। अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कहता है सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी होती है। अभी तुरंत मैंने पढ़ा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि जितने भी वस्तु है सब अलग अलग पदार्थ से बना होता है। चाहे कोई भी वस्तु हो, अलग अलग पदार्थ से बना होता है, ठीक ना। सभी वस्तुएं पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानता और विभिन्नता के आधार पर किया जाता है, यानी कि उसको बांटा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों को अलग ग्रुप में बैठाते हैं, लड़कों को अलग ग्रुप में बैठाते हैं, कुर्सी वाले को अलग में खाना देते हैं, जो नीचे में बैठता है उसको अलग खाना देते, जो खास करके हम लोग क्या करते हैं, जो मेहमान लोग सब आते हैं उसको कुर्सी टेबल वगैरह सब, यानी कि ये समूह में बांट देते हैं, पहले से विचार विमर्श कर लेते हैं। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ कोमल होते हैं। उदाहरण बता दिए हैं, लोहा, लकड़ी, ये सब कठोर होता है। उसके बाद आपका देखिए स्पंज, रुई, ठीक ना, रबर, ये सब मुलायम होता है। कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं होती। अभी तुरंत बताए, सोना चांदी में चमक होती है और लोहा तांबा में उतना चमक नहीं होता है। याद रखिएगा, लोहा तांबा में उतना चमक नहीं होता है। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, कुछ पदार्थ द्रव में घुलनशील होते हैं, कुछ अघुलनशील होते हैं। जैसे मान लीजिए घुलनशील की बात करेंगे तो एक गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी दीजिए, घुल जाएगा। नमक दीजिए, घुल जाएगा। लेकिन एक गिलास पानी लीजिए, उसमें कंकर दीजिए, बालू दीजिए, रेत जगह के, नहीं घुलेगा। लोहा का कील दीजिए, नहीं घुलेगा, ठीक ना। तो कुछ पदार्थ घुलनशील होते हैं, कुछ पदार्थ अघुलनशील होते हैं। उसके बाद है आपका कि कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं, कुछ तैरते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि जो पदार्थ का घनत्व जल से अधिक होगा वो डूब जाएगा। डूबने का उदाहरण आप देख सकते हैं, कांटी लिखिए, कांटी, कांटी डूब जाएगा। तैरेगा कौन सी? सूखी लकड़ी, ठीक ना। कागज भी तैरेगा, कागज भी लिख सकते हैं, कागज तैरेगा, ये डूब जाएगा, ये तैरेगा, ठीक ना। तो लोहा, कांटी, चाबी, ये सब डूब जाएगा। लेकिन सूखी लकड़ी, संठी, ठीक ना, कागज का टुकड़ा, ये सब तैरेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए हम जो पढ़े उसके कुछ अभ्यास को जानते हैं, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए, कहता है जल में चीनी घुलनशील है। जल में चीनी क्या है? घुलनशील है, याद रखिएगा। जल में चीनी घुलनशील है। जल में चीनी क्या है? घुलनशील है। पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। आपके घर में अगर थोड़ा सा देखिएगा न, टटिया सब में, दीवार सब में तनी तो भुरकी होगा न, छिद्र होगा ना, तो प्रकाश जो पार करेगा पूर्णतः नहीं करेगा, अंशतः पार करेगा। और उसमें देखिएगा लगेगा कि जैसे इसमें जो है ना धूलकण है, जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं। कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है, कुछ गैस जो है जल में घुलनशील होता है, ठीक ना। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम और गर्म पानी में ज़्यादा घुलते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं और गर्म पानी में ज़्यादा घुल जाते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। गर्म पानी में ज़्यादा घुल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जो चीनी होता है जब उसको गर्म करता है तो ज़्यादा घुलता है पानी में दे करके, और सूखा पानी में कम घुलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सदा के लिए, सब दिन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर ज्ञान के भंडार है। स्तंभ और अस्तंभ, विलय, नमक, चीनी घुल जाता है। अविलय में आपको बताए हैं, अविलय में आप बता सकते हैं लोहा, रेत, ये सब नहीं घुलेगा। यहाँ हम मिला दिए हैं लोहा, रेत, ठीक है। घोलक या विलायक, ये जल का काम है, किसी चीज़ को अपने में घुला लेता है। ये तो जल में ही पावर है, दूसरा किसी में तो पावर नहीं है। चमकीले पदार्थ में प्राय जो धातु होते हैं वो चमकीले होते हैं, याद रखिएगा। जो धातु होते हैं प्राय वह चमकीले होते हैं। जल में विलीन गैस जो होता है वो ऑक्सीजन है। हम आपको बता दें, ये ऑक्सीजन है जो जल में घुल जाता है। जो जल में क्या होता है? घुल जाता है, ठीक ना।
याद रखिएगा, जल में यह घुल जाता है। तो एक का तो को है ये है, आप देख सकते हैं। 2 का आपका हो जाएगा, 2 यहाँ लगा सकते हैं आप, लोहा रेत इसमें, ठीक है, लोहा रेत इसमें लगा सकते हैं। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा, हम यहाँ बता दिए हैं। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लें ताकि आप लोग को दिखाई पड़ जाए, ठीक है। चलिए, कहता है निम्न वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहता है वे पदार्थ जो आसानी से दबा या खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ, इसको क्या कहेंगे? कोमल पदार्थ कहेंगे इसको, जिसको दबा सकते हैं, खरोच सकते हैं। खुचर खुर्चीदा खुरचे छे। कहता हमारे हाथ में तेल या पेंट या अलकतरा लगा है तो उसको केरोसिन तेल से हटाएंगे। किससे हटा देंगे? केरोसिन तेल से साफ करेंगे। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कौन पदार्थ कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए, कहता वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है और पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे सूखी लकड़ी है, लोहा है, अलकतरा का आर पार नहीं देख सकते हैं, मोटा गत्ता का आर पार नहीं देख सकते हैं। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं क्या होती है? हल्की होती है। पानी पर जो तैरेगा वो हल्की होगा, हल्की। और पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं क्या होती है? भारी होती है, भारी, याद रखिएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जो जो है ना, पानी पर तैरेगा वो हल्का होगा और जो पानी में डूब जाएगा वो भारी होगा। अब कुछ वैकल्पिक है, यानी कि सही विकल्प को चुनना है। कहता है निम्नलिखित में कोमल पदार्थ है रबर। आपको बताए थे रबर जो है, रबर को हम तीर सकते हैं इधर से उधर। देखते हैं महिलाएं सब क्या करती है, खोपा बनती है ना कपार का, तो उसमें जो है इधर से उधर उसको दबा सकते हैं। दूसरा है निम्न पदार्थ में चमक होती है सोना में। आपको बताए थे सोना चांदी चमकदार होता है, जो महिलाएं आभूषण के रूप में प्रयोग करती है, सोना चांदी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? केरोसिन तेल आपको बताएं, ठीक ना। केरोसिन तेल जो है ये घोलक का रूप करता है और ये घुला सकता है। अलकतरा अगर लग गया आपके हाथ में, पेंट लग गया, तो केरोसिन तेल साफ कर देगा। वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की मात्रा घुलने की क्षमता असंतृप्त विलयन, ये कटा नहीं है, ये सही है, याद रखिएगा। असंतृप्त होगा, इन्हें अब घुला नहीं सकता है, उसका क्षमता खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हम कह सकते हैं 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी दे देंगे तो क्या होगा? कुछ चीनी घुलेगा, कुछ चीनी नहीं घुलेगा, ठीक ना, असंतृप्त हो गया। उसके बाद है वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीज़ें अस्पष्ट या धुंधली दिखाई पड़ती है, पारभासी। तेल लगा हुआ कागज, ठीक ना, याद रखिएगा, तेल लगा हुआ कागज के आर पार देखेंगे कैसा दिखाई देगा? धुंधली दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ज़रूर। कम से कम आप अगर देखते हैं 1 व्यक्ति को शेयर कीजिएगा, इस तरह से 5 व्यक्ति को शेयर कीजिएगा तो काफ़ी लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा और हमें भी बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी तरह का कंटेंट मिलेगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी तरह कंटेंट मिलेगा। इसलिए ज़रूर आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।